आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 10th के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जिक्र करूंगा, जो आपके लिए बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फर्स्ट है क्वेश्चन कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। यूरोप महादेश में, याद रखिएगा दोस्तों, ये यूरोप में आते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महादेश हैं। 7 महादेश, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, मतलब 7 महादेश है। उनमें से एक यूरोप महादेश है, उसी में इटली और जर्मनी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। फ्रांस में किस शासक वंश द्वारा पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सी मतलब बुर्बो वंश का स्थापना फ्रांस के शासक वंश द्वारा वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन ये है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था दोस्तों, कार्बोनरी संगठन से। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इसमें ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल किस पद पर नियुक्त किया। मतलब जो विक्टर इमैनुएल था, वो काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया। तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी। जालवेरिन किस प्रकार की संस्था थी। क्रांतिकारियों की थी, व्यापारियों की थी, विद्वानों की थी, कि पादरी समांतों की थी। तो जालवेरिन एक संस्था थी जो व्यापारियों की थी। याद रखिएगा दोस्तों, जालवेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क किया था। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई।
फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस क्षेत्र का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जो यूरोपवासी थे वो साहित्य और ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा यूनान से लिए थे। अगला प्रश्न है कि 1829 ईस्वी एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो याद रखना दोस्तों, तुर्की के साथ हुई। अगला प्रश्न है कि मेजनी का वीवीआई क्वेश्चन जो था, एक्स्ट्रा वीवीआई क्वेश्चन, ये जो है एक्स्ट्रा वीवीआई क्वेश्चन है। इसी में से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो कि पीछे भी हम बता चुके हैं। जैसे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी, ऊपर बताए हैं। अगला है कि जाल्वेरिन एक संस्था थी कि किसकी संस्था थी? तो जाल्वेरिन व्यापारियों की संस्था थी, ऊपर बताए हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की के साथ। अगला है कि माउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। तो नाविक था। अगला है कि जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेटरनिख का पतन कब हुआ? तो मेटरनिख का पतन 1848 में हुआ था दोस्तों, 1815 से लेकर 1848 तक। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना कांग्रेस के द्वारा किया गया? तो वो था बुर्बो वंश। अगला प्रश्न, इटली और एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया देश था। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में इसके अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश। अगला है रक्त एवं लौह की नीति। तो रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अवलंबन किया था। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। अगला, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो स्वीडन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वीडन का युद्ध कब हुआ था? तो स्वीडन का युद्ध 1870 में हुआ था। अगला है कि नेपोलियन संहिता किस
वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संस्था जो था, नेपोलियन संस्था ये 1804 में नेपोलियन द्वारा लागू की गई। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का जो वियना सम्मेलन हुआ उसमें उसका अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिख था, मेटरनिख। अगला है कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य तीसरा नंबर पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना था। अगला प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन से युद्ध हुआ? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडौन का युद्ध हुआ था, सेडौन का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुई? वियना सम्मेलन कब हुई थी? तो नेपोलियन युग के बाद वियना सम्मेलन का सम्मेलन हुआ था जो 1815 में हुआ था। अगला प्रश्न है वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की है वियना, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो क्रीमिया की युद्ध 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। फ्रांस की क्रांति जो हुई उसी घटना को राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। अगला है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती संगठन जो था उसका गठन किसने किया था? लाल कुर्ती संगठन का तो गैरिबाल्डी ने किया था, गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता की पालना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्सराय की संधि कब हुई थी? वर्सराय की संधि कब हुई थी? तो वर्सराय की संधि 1919 ईस्वी में हुई, 1919 ईस्वी में हुई थी। वायसराय की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मेटरनिख क्या था? मेटरनिख क्या था? तो एक प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी शासक था। अगला प्रश्न है कि मेटरनिख का पतन कब हुआ? मेटरनिख का पतन 1948 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिख का पतन कब हुआ? 1948 में, 1915 से लेकर 1948 तक। अगला प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ था, नाटककार था, कवि था, कूटनीतिज्ञ था। तो जो बिस्मार्क था वो एक कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध ऑस्ट्रिया देश था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया देश था। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी था। दोस्तों ये जो भी था क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 10th के परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें और इस सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।